क्लास में मैं शार्दुल वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमने नीति निषेध तत्वों को पढ़ा वो आर्टिकल 36 थे, 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के आगे आर्टिकल 41 से 48 तक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है हम समझते हैं अनुच्छेद 41 को। अनुच्छेद 41 राज्य के लिए क्या है? अनुदेश है। किसके लिए? राज्य के लिए। क्या अनुदेश है? राज्य काम, शिक्षा पाने, निःशक्तता, बुढ़ापा और बेरोजगारी, इन स्थितियों में काम, शिक्षा, निःशक्तता, बुढ़ापा और बेरोजगारियों की स्थिति में क्या करेगा? लोक सहायता का प्रबंध करेगा। लोक सहायता का प्रबंध करेगा। यानी कि राज्य हम आम जनता के लिए, हम सब के लिए, यह उसके लिए लाजमी है कि वह यदि हमें काम नहीं मिल रहा तो काम देने के लिए प्रयास करेगा। शिक्षा की स्थिति नहीं है तो शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और निःशक्तता की स्थिति है यानी डिसेबिलिटी, दिव्यांगता बोलते हैं उसको। दिव्यांगता की स्थिति है तो दिव्यांगता में हमारी मदद करेगा। निःशक्तता हो गया। बुढ़ापा है तो जैसे सरकारें वृद्धा पेंशन देती हैं। बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो भत्ते दिए जाते हैं, बेरोजगारी भत्ते। इन सब के लिए राज्य रिस्पॉन्सिबल है कि वह आम जनता की मदद करेगा। ये आर्टिकल 41 है। ठीक है, डिसेबिलिटी के लिए क्या है? पास बना दिए जाते हैं, दिव्यांगता की भत्ता दिया जाता है, ये विकलांग भत्ता बोलते हैं, और पास बना दिया जाता है। ट्रेन में और बसों में, सरकारी बसों में आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं ऐसे लोग। तो आर्टिकल 41 यह जो है नागरिकों के लिए राज्य से ऐसी अपेक्षा की गई है कि वह नागरिकों को निःशक्तता, बेरोजगारी और अशिक्षा की स्थिति में मदद करेगा। आर्टिकल 41 काम की बात करता है, काम देने की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 42 कहता है, राज्य को यह निर्देशित करता है कि राज्य क्या करेगा? राज्य काम की न्याय संगत दशाएं, काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कराएगा। 42 में कहा गया कि आप न्याय संगत दशाएं, यानी कि जिस स्थिति में काम हो सकता है, कोई जोखिम भरा काम है, किसी कंपनी में काम हो रहा है तो क्या हेलमेट है क्या? ठीक है, आग लगने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में क्या वहां आग बुझाने वाले यंत्र हैं क्या? फायर ब्रिगेड की सुविधा है क्या? यह सारी कार्यों को देखना राज्य की जिम्मेदारी है कि काम की न्याय संगत दशाएं हों, जो मजदूर हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो, और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी प्रसूति के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराना। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आप देखिए एम्बुलेंस भेजती है, और सरकारी अस्पतालों में उनका प्रसव होता है, सरकार उनको पैसा देती है। यह काम आर्टिकल 42 के तहत है। अब हम समझते हैं 43। आर्टिकल 43 कहता है क्या? कि राज्य, यह भी राज्य के लिए अनुदेश है। राज्य क्या करेगा? 41 में काम की बात थी, 42 में काम की न्याय संगत दशाओं की बात थी। 43 में आपसे यह राज्य से अपेक्षा की जाती है कि न्यूनतम मजदूरी तय कर दी जाए, यानी मिनिमम बेसिस होना चाहिए, उससे कम दाम पर काम ना करवाया जाए। क्या? कि न्यूनतम मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, आम नागरिकों का जीवन अच्छा हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उनके पास फैसिलिटीज अच्छी हो, इसकी जिम्मेदारी भी राज्य की बनती है। शिष्ट जीवन स्तर और शिष्ट जीवन स्तर के साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध हों। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर इनको उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य करेगा। इसके साथ ही साथ आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं उनका संरक्षण करने का काम भी राज्य का है। क्या? ग्रामीण कुटीर उद्योगों का संरक्षण, ग्रामीण कुटीर
उद्योगों का संरक्षण यह आर्टिकल 43 की बात थी। इसमें दो संशोधन हो गए और 43A और 43B ये जोड़े गए हैं। आइए हम समझते हैं 43A। 43A जो था, इसको 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था कि राज्य यह प्रयास करेगा, क्या करेगा, राज्य यह प्रयास करेगा क्या, कि उद्योगों के प्रबंधन में किसकी भागीदारी हो, कर्मचारियों की भागीदारी हो, उसके मजदूरों की भागीदारी हो, कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना कि किसकी जिम्मेदारी है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य ये व्यवस्था करेगा क्या, कि उद्योगों में जो उनका मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसमें जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा हों। वो वर्किंग आवर्स यदि तय किए जा रहे हैं तो उसमें अपनी बात रख सकें, उनके वेजेस तय किए जा रहे हैं तो उसमें अपनी बात रख सकें, यानी कि जो उसके मजदूर हैं, उसके कर्मचारी हैं, उनके साथ अन्याय ना हो। उस अन्याय को रोकने के लिए राज्य रिस्पॉन्सिबल है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उद्योगों का जो प्रबंधन होगा उसमें वह भी पार्टिसिपेशन करेंगे। इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। आइए समझते हैं 43B। 43B बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 43B इसको 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने जोड़ा था कि राज्य के लिए इसमें निर्देशित किया गया कि राज्य क्या करेगा, सहकारी समितियों की स्थापना और उनका संवर्धन करेगा। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह हैं, इफ्को है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, डेयरी संघ है, यह सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों का मतलब ये होता है जिसमें सरकार प्लस समाज, ऐसे प्रकल्प, ऐसे संगठन, ऐसी समितियां जिसमें सरकार और समाज दोनों की पार्टनरशिप हो, पीपीपी मॉडल पर हो, यानी कि पब्लिक प्राइवेट फर्म की तरह हो, जिसमें दोनों मिलकर कार्य करें और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों। इसके लिए राज्य को निर्देशित किया गया और इसको 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने जोड़ा था। अब हम समझते हैं आर्टिकल 44 बहुत चर्चा में रहने वाला आर्टिकल है, बहुत सी पार्टियां इसकी बात करती हैं। यह है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। क्या, समान नागरिक संहिता। हमारे देश में दो प्रकार के कानून हैं, आपराधिक और सिविल दीवानी मामले। जो आपराधिक मामले हैं जिसमें अपराध किया जाता है, जैसे कि हत्या है, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, ये आपराधिक मामले हैं। दूसरे कानूनी सिविल मामले जो हैं, जो दीवानी मामले हैं, इनके तहत क्या होता है, शादी के नियम है, विवाह के नियम और तलाक के नियम, दहेज के नियम, उत्तराधिकार के नियम, संपत्ति वितरण के नियम, ये होते हैं आपके दीवानी मामले या सिविल मामले, नागरिक मामलों के लिए। इनमें सबके अलग अलग लॉज होते हैं। मुसलमानों के अलग पर्सनल लॉज हैं, ईसाइयों के अलग पर्सनल लॉज हैं। तो राज्य से ये अनुशंसा की गई, राज्य को निर्देशित किया गया कि राज्य क्या करेगा, राज्य क्या, कि समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अभी तक गोवा और उत्तराखंड में एक समान कानूनी नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। सबसे पहले गोवा में थी और इसके बाद वर्ष 2024 में उत्तराखंड सरकार ने भी, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू कर दिया है।
ठीक है। आपराधिक मामलों में कानून हमारा एक है, लेकिन जो सिविल मामले हैं इनमें अलग अलग कानून है, और मुसलमान अपने हिसाब से अपनी संपत्ति शादी विवाह के नियम तय करते हैं, हिंदू अलग हैं और ईसाइयों के अलग हैं। इन सबको एक करने के लिए 44 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो एक समय के बाद एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 44 हो गया। अब हम समझते हैं आर्टिकल 45। इसकी लैंग्वेज वर्ष 2002 तक अलग थी। वर्ष 2002 के बाद इसकी लैंग्वेज परिवर्तित हो गई। कैसे परिवर्तित हो गई कि राज्य, कौन राज्य, इसको 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों क्या करेगा, देखभाल और शिक्षा का प्रबंध करेगा। वर्ष 2002 के पहले तक, जब आर्टिकल 21A जोड़ा गया, इसके जोड़ने के पहले तक इसकी लैंग्वेज 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और उनका देखभाल की व्यवस्था थी। लेकिन जब 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, इसके बाद इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई और 45 में अब कहा जाता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की और शिक्षा का प्रबंध ये राज्य की जिम्मेवारी होगी। इसी के तहत आप देखते होंगे आंगनबाड़ी है, बालवाड़ी है, ऐसी तमाम जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं। ये आर्टिकल 45 हो गया। अब हम समझते हैं आर्टिकल 46 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 46 के तहत क्या है कि राज्य के लिए निर्देश किया गया। राज्य किसका, समाज के कमजोर वर्गों के SC और ST, इन सब के क्या करेगा कि शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण करेगा। अब इसको समझेंगे, संरक्षण करेगा और क्या करेगा, सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाएगा। किसको, इन्हीं को, सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाएगा। इसके तहत राज्य को यह निर्देशित किया गया कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, SC हैं, ST हैं, इनके शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी और साथ ही साथ उनके साथ सामाजिक अन्याय ना हो, उनका शोषण ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी राज्य की है। तो जो 21% SC ST का आरक्षण है उसका आधार ये अनुच्छेद 46 है और 10% जो EWS आरक्षण है इसका आधार भी अनुच्छेद 46 है। EWS आरक्षण को 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में जोड़ा था। तो ये है आर्टिकल 46। ये आरक्षण जो SC ST का आरक्षण है उसका आधार है और जो EWS आरक्षण है 10% आर्थिक आरक्षण है उसका भी आधार अनुच्छेद 46 ही है। ठीक है, इस तरह अनुच्छेद 46 के बाद अब हम समझते हैं आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या है? अनुच्छेद 47 राज्य के लिए अनुदेश है कि राज्य क्या करेगा, पोषाहार और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह आम नागरिकों का उनका जो डाइटिंग है उसको अच्छी बनाए जिससे वो स्वस्थ रहें और जीवन स्तर लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा रहे, उनके पास मूलभूत सुविधाएं हो, जो बुनियादी ढांचा है वह उपलब्ध हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य की बनती है। लेकिन
अब पोषाहार तो उपलब्ध करा दिया, लेकिन लोग नशा करते हैं, मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उसको रोकें तभी तो लोग स्वस्थ रहेंगे ना। इसके लिए भी राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य क्या करेगा, मादक पदार्थों तथा हानिकारक औषधियों मादक पदार्थों तथा हानिकारक औषधियों के विक्रय और प्रयोग को प्रतिबंधित करेगा। आप देखते होंगे कि कच्ची शराब पीने से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। इसको रोकने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है कि ऐसी औषधियां, जैसे लोग नेट्रावेट का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको रोकने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, छापेमारी करती है, छापेमारी के साथ साथ कानूनी कार्रवाई करती है। इसके लिए आर्टिकल 47 आपका अनुच्छेद 47 है, यह राज्य को निर्देशित करता है कि राज्य मादक पदार्थ यानी कि जिनसे नशा हो उनको रोकने के लिए, और ऐसी औषधियां समय समय पर विभिन्न दवाइयों को भी सरकार बैन कर देती है जिससे मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। ये आर्टिकल 47 है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 48 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसको जब जोड़ा गया था, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 48A कब जोड़ा गया था, मैं भी उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। 48A क्या है, ये राज्य के लिए ही अनुदेश है कि राज्य क्या करेगा, कृषि और पशुपालन को क्या करेगा, आधुनिक तरीके से, आधुनिक ढंग से संगठित करेगा। ठीक है, इसी के तहत सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज देती है, जैसे कि जो कृषि के इक्विपमेंट्स हैं, उनके एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, उनमें सब्सिडी देती है, आपकी फर्टिलाइजर्स है उसमें सब्सिडी देती है, बिजली का बिल है उसको माफ़ करती है, सरकारी ट्यूबवेल खोदी है उसने, और नई नहर प्रणाली का विकास किया है। क्यों? क्योंकि कृषि का विकास जिससे होगा वह जिम्मेदारी राज्य की होगी, कृषि का विकास करें। और उसके साथ ही साथ पशुपालन के लिए भी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार समय समय पर जो जानवर हैं उनका वैक्सीनेशन भी करवाती है, और अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रीड की जानवरों को वितरण करती है, ताकि हमारा जो किसान है वह उन्नति कर सके। इसके साथ क्या राज्य के लिए अनुदेश दिया गया है, क्या कि राज्य क्या करेगा, गाय और बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा सकता है। जो योगी बाबा हैं गाय की रक्षा की बात करते हैं, वो आर्टिकल 48 के तहत है। ठीक है, गाय, बछड़े या कोई भी अन्य दुधारू पशु जो दूध ज्यादा मात्रा में देती है, उनके वध का प्रतिबंध है। यह आर्टिकल 48 कहता है कि राज्य इसमें प्रतिबंध लगा सकता है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन लगा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद 48A को समझ लेते हैं। 48A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जोड़ा था। ठीक है, इसमें क्या है कि राज्य से ये अनुदेश दिया गया है कि क्या कि राज्य क्या करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा, किसका, पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वनों का संरक्षण करेगा, और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, ये आर्टिकल 48A है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था, और इसके माध्यम से जो हमारा पर्यावरण है इसकी सुरक्षा के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ये इसी आर्टिकल का भाग है। वनों की रक्षा करना और वन्य जीवों की रक्षा करना, सरकार
बहुत सारे जानवरों की हत्या पर, उनके शिकार करने पर प्रतिबंध लगा देती है, ये आर्टिकल 48 का ही पार्ट है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल की जब हम क्लास अटेंड करेंगे तब हम 49, 50 और 51 को समझेंगे। इसके बाद जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो 3 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, इनको समझेंगे। और तमाम प्रकार की क्रिटिसिज्म की गई है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो उनके जो इंपॉर्टेंट रिमार्केबल रिमार्क्स होंगी उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।